नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भिलवाड़ा आपका आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है, हम हमारे इस ई व्याख्यान श्रृंखला में भारतीय संविदा विधि 1872 के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, ज्ञात है कि पिछले व्याख्यान में हमने विधिमान्य प्रतिफल के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ा था कि प्रतिफल के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं या किन किन चीज़ों से मिलकर प्रतिफल बनता है और विधिमान्य होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे आपके साथ में संविदा का संबंध या संविदात्मक संबंध या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों बातें एक ही है। पहला संविदा का संबंध, दूसरा संविदात्मक संबंध और तीसरा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं ये क्या है। संविदा का संबंध अर्थात जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है, वह संविदा लागू करवाने हेतु वाद नहीं ला सकता है, चाहे वह संविदा उसके लाभ के लिए ही क्यों ना हो। तो ये मोटे तौर पे बताया गया है संविदात्मक संबंध या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का संबंध के बारे में कि कोई व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, यानी उन दो पक्षों में से नहीं है जो वचनदाता और वचन ग्रहीता है। जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा लागू करवाने हेतु वाद नहीं ला सकता है, भले ही वह संविदा उसके लाभ के लिए ही क्यों ना की गई हो। ये एक सामान्य नियम है जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसको आगे पढ़ते हैं। भारत में कुछ स्थिति अलग है और अलग किस प्रकार से वो एक बार हम देखते हैं। भारत में प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा स्वयं दिया जाना जरूरी नहीं है। भारत में प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा स्वयं दिया जाना जरूरी नहीं है, अर्थात कोई अन्य व्यक्ति भी वचन ग्रहीता की जगह प्रतिफल दे सकता है। आगे देखिएगा, बल्कि अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, अर्थात प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति भी संविदा लागू करवा सकता है। प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति भी संविदा लागू करवा सकता है, परंतु अंग्रेजी विधि में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी विधि ये कहती है सामान्यतया कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू करवाने के लिए वाद नहीं ला सकता है। लेकिन भारतीय विधि क्या कह रही है? भारतीय विधि इसमें थोड़ी छूट दे रही है और ये कह रही है कि वचन ग्रहीता के अलावा भी कोई व्यक्ति प्रतिफल दे सकता है और ऐसी स्थिति में तीसरे पक्ष द्वारा भी संविदा को लागू करवाने के लिए वाद लाया जा सकता है। तो ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदात्मक संबंध कहलाता है। और हमारा चर्चा का जो अगला बिंदु है वो है प्रतिफल के अपवाद। पिछले व्याख्यान में हमने प्रस्ताव के बारे में पढ़ा, अभी हमारी चर्चा प्रतिफल के बारे में, कंसिडरेशन के बारे में चल रही है। और अब हम प्रतिफल के अपवाद या एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन पढ़ेंगे कि प्रतिफल, जैसा कि आपको विदित है, हमने पूर्व में चर्चा की थी और ये जाना था कि किसी भी संविदा के लिए प्रतिफल कितना आवश्यक है। सामान्य या अपवादिक दशाओं के अलावा कोई भी संविदा तब तक संविदा नहीं कहलाएगी जब तक उसके भीतर प्रतिफल विद्यमान नहीं है। कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रतिफल के अपवाद की बात की जा रही है, एक्सेप्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम का सेक्शन 25 या धारा 25 आपको प्रतिफल के अपवाद के बारे में बताती है। और वह क्या बताती है, एक बार जरा देखते हैं। पहला बिंदु, नैसर्गिक प्रेम व स्नेह। नैसर्गिक प्रेम व स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 सब क्लोज 1। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर
किसी संविदा के पक्षकारों के मध्य प्राकृतिक प्रेम व स्नेह है, नेचुरल लव और अफेक्शन मौजूद है, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वचन देता है, यानी ए बी को वचन देता है किसी वस्तु को देने का, तो अगर बी उसकी बदले में कोई प्रतिफल नहीं देता है तब भी ये संविदा मानी जाएगी, क्योंकि ये धारा 25(1) के अपवाद के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक प्रेम और स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर कहीं मौजूद हो तो वहां बिना प्रतिफल के भी संविदा उत्पन्न मानी जाएगी। अब इसके कुछ बिंदु देख लीजिए। अब ऐसी दशा में क्या क्या होना चाहिए उसकी चर्चा हम करते हैं। पहला बिंदु, करार लिखित हो, अर्थात यदि ए बी से उसे प्रेम या स्नेह के वशीभूत होकर कुछ प्रदान करने का करार करता है तो ऐसा करार कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, मौखिक करार नहीं चलेगा। दूसरा बिंदु, रजिस्ट्रीकृत हो, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। अगर ऐसा करार मौखिक हो और गैर रजिस्ट्रीकृत हो तो वह करार संविदा नहीं बन पाएगा। उसे संविदा बनाने के लिए उस करार का रजिस्ट्रीकृत और लिखित होना अति आवश्यक है। अगला बिंदु, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह। ये जो शब्द हैं वह वास्तव में उपस्थित होने चाहिए, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह, यानी कोई करार ऐसा नहीं होना चाहिए जो दबाव में दिया गया हो, जहां प्रेम नहीं है, जहां स्नेह नहीं है। और चौथा बिंदु, निकट संबंध हो। किन के मध्य? संविदा के दोनों पक्षकारों के मध्य निकट का संबंध हो, तभी बिना प्रतिफल के करार वैध माना जाएगा। तो एक बार वापस देखें क्या क्या होना चाहिए। पहली बात, करार लिखित हो। दूसरा, रजिस्ट्रीकृत हो। तीसरा, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह हो। और चौथा, निकट संबंधी हो। ये सारी बातें होने पर ही धारा 25(a) लागू होगा। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जहां पर किसी करार या संविदा में प्रतिफल नहीं है फिर भी वह संविदा की श्रेणी में आ रही है। तो क्यों आ रही है? क्योंकि धारा 25 कुछ अपवादों का वर्णन करती है और पहला अपवाद हमने पढ़ा नैसर्गिक प्रेम व स्नेह 25(1) और दूसरा बिंदु, भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, सेक्शन 25 सब क्लॉज 2। भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा क्या है? आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बी का पर्स ए पड़ा पाता है, यानी बी ने अपना पर्स कहीं खो दिया और उस पर्स को पाया है ए ने, यानी ए को वह पर्स मिला और ए ने उस पर्स को अपने कब्जे में ले लिया और ए उस पर्स को बी को लौटा देता है। ईमानदारी का परिचय देते हुए ए उस पर्स को बी को लौटा देता है और बदले में क्या हुआ? बदले में ये हुआ, बी वचन देता है ए को, बी वचन देता है ए को और कहता है कि मैं आपको इस एवज में 50 रुपए दूंगा। तो यहां पर यह संविदा मानी जाएगी, जबकि हुआ क्या है? यहाँ प्रतिफल कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा या पास्ट वॉलंटरी सर्विस का मामला आया और ए ने बी के लिए एक ऐसी सेवा की जिसके लिए वह बाध्य नहीं था, लेकिन बी ने ए को वचन दिया कि आप ये जो कार्य कर चुके हैं इसके बदले में मैं आपको 50 रुपए देने का वचन देता हूं। तो इस तरह ये भी संविदा की श्रेणी में आएगा, जबकि यहाँ प्रतिफल भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा थी। ए कभी भी बाध्य नहीं था बी को 50 रुपए देने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसी उसने कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन फिर भी अगर एक पक्ष चाहे तो दूसरे पक्ष को इस प्रकार से प्रतिफल देकर और संविदा कर सकता है।
अगला बिंदु आता है काल अवरोधित ऋण, टाइम बार्ड डेट, सेक्शन 25 सब क्लोज 3, काल बाधित ऋण या टाइम बार्ड डेट। अब प्रश्न आया कि काल बाधित ऋण क्या है। चूंकि आप विधि के विद्यार्थी हैं और आपने अवश्य ये पढ़ा होगा कि एक शब्द आता है, एक टर्म आती है जिसे परिसीमा या लिमिट कहते हैं। भारतीय परिसीमा अधिनियम, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, जो आपको बताएगा कि विधि में परिसीमा कितनी महत्वपूर्ण है। सिविल विधि के संदर्भ में बात करें तो प्रत्येक वाद को दायर करने के लिए विधि में एक सीमा निश्चित कर रखी है। अब मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसमें ऋण वसूली की बात है। ए ने बी को 1000 रुपए का ऋण दिया और बी ने उससे नियत समय सीमा के भीतर नहीं वसूला। अब बी का अधिकार सदैव शेष रहेगा, लेकिन बी ए के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वह टाइम बार्ड हो गया। विधि ने समय का अवरोध का आधार वहां पर लेकर आई और बी को रोक दिया ए से उस वसूली के लिए। लेकिन हुआ क्या, ए को बी 1000 रुपए देने का देनदार है, बी से ए 1000 रुपए मांगता है, लेकिन यह समय वर्जित है। किन्हीं कारणों से ए ऐसी स्थिति में आ गया कि अब बी के विरुद्ध दावा दायर नहीं कर सकता है, लेकिन ए उस ऋण के लिए 500 रुपए देने का लिखित वचन हस्ताक्षर करके देता है। बी जो 500 रुपए ए से मांगता है, अब ए के विरुद्ध दावा नहीं ला सकता, लेकिन बी ने वचन दे दिया। बी ने वचन दिया कि मैं आपको 500 रुपए अदा करूंगा, और ये वचन कैसा है, लिखित और हस्ताक्षरित। और लिखित और हस्ताक्षरित वचन होने की दशा में ही धारा 25(3) लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदात्मक संबंध की, और प्रतिफल के अपवादों की, एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन की। बिना प्रतिफल के भी 3 ऐसी दशाएं आई है जहां पर संविदा लागू हुई है। धारा 25(1) क्या कह रहा है, नैसर्गिक प्रेम व स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। धारा 25(2) की बात करें तो भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा, पास्ट वॉलंटरी सर्विस। और तीसरा बिंदु टाइम बार डेट या काल अवरोधित ऋण। तो यहां पर प्रतिफल ना होते हुए भी संविदा मानी जाएगी और संविदा का दूसरा पक्ष उसके पालन हेतु बाध्य माना जाएगा। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगले व्याख्यान में आपसे पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।